नमस्ते, हर हर महादेव। मेरा नाम है विपुल और xcricketer.com नाम से मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है और @x_cricketer नाम से मेरे ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सारे हैंडल हैं। @EXX_CRICKETER। मैं बहुत बड़ा कूटनीति विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी जो आज चल रहा है तो बड़ा मुझको एक रुचि हुई, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लूँ और आपसे कुछ अपने विचार शेयर करूँ। कूटनीति नाम से एक श्रृंखला मेरी वैसे भी चलाता हूँ मैं यूट्यूब पर। इतिहास माला एक अलग चलती है। इतिहास माला में भारतीय इतिहास के बारे में बताते हैं। तो बात शुरू करते हैं। देखिए आज क्या हुआ। अभी अभी खबर आई कि यूक्रेन में रूसी सेना ने एक अमेरिकी पत्रकार को मार दिया। बिडेन ने चीन को सीधे सीधे धमकी दी है कि अगर तुम रूस का समर्थन करते हो युद्ध में तो तुम्हारे लिए अंजाम बुरा नहीं होगा। ईरान ने इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलें छोड़ दी बारहा। यूक्रेन का राष्ट्रपति अलग फर्जी वीडियो जारी कर रहा है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। इसके अलावा हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रूस की जो अंतरिक्ष संस्था है उसने नासा को एक पत्र लिखा है कि आप जो कर रहे हो उसके बाद में जो अंतरिक्ष में भी युद्ध की संभावना बलवती हो रही है, क्योंकि नासा वाले रूस की जितनी सेनाओं की जितनी मूवमेंट थी वो सब शेयर कर रहे हैं यूक्रेन के साथ में, तो यूक्रेन को मदद मिल रही है। अब इस संबंध में बात करते हैं कूटनीति के संबंध में। तो हम अपने पर्पज़ से बात करेंगे, इंडिया के पर्पज़ से। बाकी दुनिया में क्या होता है हमको ज़्यादा मतलब नहीं। तो नंबर 1 पे तो मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को चाइनीज़ सिखाना शुरू कर दीजिए। चाइनीज सीखना बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों की आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ी सीख के अंग्रेज़ों से लड़ा और उनके विचार जाने, उनकी सोचने की तकनीक जानी, उसी तरीके से चीनी भाषा सीखना हमारी मजबूरी हो रही है और चीनी भाषा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए और कोई विकल्प नहीं है। वो अपने आप को इतना आवरण में छुपाए हुए हैं। चीनी सीखनी पड़ेगी, चीनी साहित्य पढ़ना पड़ेगा, उनकी टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, वो किस तरीके से सोचते हैं ये समझना पड़ेगा, उनके समाज के बारे में जानना पड़ेगा, तब आप उनसे निपट पाएंगे। क्योंकि चीन इस युद्ध के बाद में सुपर पावर होने वाला है, क्योंकि इकलौता चीन ऐसा है जिसका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, बाकी सबका नुकसान हो रहा है एक तरफ से। अब 2-3 चीज़ें कहेंगे कि कूटनीति के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जिनसे देश महत्वपूर्ण होता है कोई। तो नंबर 1 पे है तेल और नंबर 2 पर है शस्त्र। तेल संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादन में नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे रूस है और नंबर 3 पर सऊदी अरब है, जो अपना आधे से ज़्यादा किसी पैक्ट के तहत अमेरिका को देता है। बाकी वेनेजुएला है, कुवैत है, इराक है, ईरान है, ये सब हैं। नाइजीरिया है, नाइजीरिया में भी बोको हराम पड़ा है, तो वो तेल का ही चक्कर है। सीरिया पे रूस का एक तरीके से कब्जा है। तो अमेरिका के पास अपना खुद का तेल है, खुद के हथियार हैं। रूस के पास खुद का तेल है और आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये फलाने निमा के थोड़ा तेल इन सबके पास में, यूक्रेन के पास में भी है, बेलारूस, ये सब रूस को कर देंगे आज नहीं कल। सीधे कोई लड़ाई रूस से कोई नहीं लेगा। इतना सब होने के बाद अमेरिका अभी तक रूस से तेल ले रहा था। अभी 2-4 दिन पहले उसने लेना बंद किया तेल। उसके लिए महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए, जबकि उसके पास खुद का स्टॉक रहता है शक संतुलन बनाए रखने के लिए। रूस के तेल लेने पर उसने रोक लगा दी, उस पर वो प्रतिबंध लगा दिए। रूस तेल कहाँ बेचेगा? इंडिया तो लेता है खाड़ी देशों से, रूस से शायद थोड़ा कम लेता है, इतना जानकारी नहीं, लेकिन रूस से कम लेता है। रूस अमेरिका इंडिया को तेल बेचना चाहेगा और इंडिया को तेल ले भी लेना चाहिए रूस से, इंडिया का फ़ायदा है। सीरिया में एक कंट्रोल तो है ही रूस का। अब अमेरिका की हैसियत ये रहेगी ये कि सऊदी अरब, यूएई के जो राज्य प्रमुख हैं वो बिडेन का फ़ोन नहीं उठाते हैं यूक्रेन पर बात करने के लिए, तो उनको तो एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया सऊदी अरब ने और यूएई ने। अब सऊदी अरब रूस की तरफ झुक रहा है, तो अमेरिका जाहिर तौर पे ईरान की तरफ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा एक तेल उत्पादक है। लेकिन ईरान ने आज मिसाइलें गिरा दी, तो ईरान की तरफ ये जाएंगे नहीं। और चूँकि ईरान और इजराइल की नहीं पड़ती, तो अमेरिका का ईरान की तरफ जाना भी इसलिए भी नहीं बनता है क्योंकि इजराइल एक तरीके से अमेरिका का दत्तक पुत्र है। तो चीज़ें बदल रही हैं। वेनेजुएला भी अमेरिका को तेल नहीं देगा, उसकी नहीं पड़ती, जो भी पड़ोसी है। इंडिया का फ़ायदा है, टेक्नोलॉजी में फ़ायदा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इंडिया आज हमारे लड़के नंबर 1 पे हैं। कहीं भी चले जाएंगे तो हमारे लड़के नंबर 1 पे। हैकिंग में रूसी और चीनी हैकिंग और इजरायली हैकर्स बहुत अच्छे हैं। इंडिया को
चाइना को भी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट चाहिए, इंडिया के पास मज़े के हैं। चाइना को भी चाहिए, इंडिया के पास मज़े के हैं, लेकिन चाइना भाषा नहीं जानते। रशियन वाले थोड़े कम हैं। रशियन भाषा तो बहुत सरल है सीखना, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन चाइनीज़ भाषा अपने बच्चों को सिखाइए, क्योंकि चाइना आज ये युद्ध जहाँ ख़त्म होगा, इसके 6-7 साल बाद चाइना नंबर 1 शक्ति होगा हर तरीके से। उसके पास अपनी अपना सर्वर है, उसके पास अपना सारा सिस्टम है, सोशल मीडिया साइट उसके पास हैं अपनी खुद की, उसके पास अपने कार्ड हैं। इंडिया के पास भी हैं, लेकिन उस तरीके के अभी चीन जितना तरीके से स्वयं सक्षम है, उतना इंडिया भी नहीं हो पाया। बढ़ेगा इंडिया, वो अलग बात है, और इंडिया भी पावर बनेगा। आज के डेट में सबसे मतलब ये बनने वाला है कि चीन नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे, अमेरिका 3 पे, और बाकी यूरोपियन देश नंबर 4 पे। रूस नाटो से नहीं लड़ना चाहता, नाटो रूस से नहीं लड़ना चाहता, लेकिन फिर भी अमेरिका ने नाटो के नाम पे रूस के बगल में अपने 12,000 सैनिक भेज दिए हैं। अब वहाँ पे पश्चिम में समस्या इतनी ज़्यादा है कि फ्रांस जर्मनी पे नहीं भरोसा करता, जर्मनी फ्रांस पे नहीं भरोसा करता, और फ्रांस और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, जबकि दोनों एक साथ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े थे। जर्मनी जब भी हमला करता सबसे पहले फ्रांस को अपने अंदर में ले लेता। अब जर्मनी भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जर्मनी ने यूक्रेन से कहा था कि हम तुमको हथियार देंगे, अब हथियार नहीं दे रहा है, तो वो भी कुछ नया सोच रहा है अपनी यूक्रेन की स्थिति देखते हुए। जिस तरीके से पुतिन ने ये कर दिया है कि जो पुराने तरीके के जो युद्ध होते थे वही उसने शुरू कर दिए हैं। और हकीकत यही है कि युद्ध में आखिर में यही होता है, आप जितना भी साइबर कर लें, जितना भी हम मिसाइलों से कर लें, ज़मीन पे आपको जाना पड़ेगा। तो रूस ने वो किया है, तो रूस इन सब की बंद। इसके अलावा जापान, वो भी अपनी निशस्त्रीकरण की नीति पर पुनर्विचार कर रहा है। यूक्रेन की हालत देखे कि वो जान रहा है कि अमेरिका वाले तो आएंगे नहीं, नाटो वाले अपनी अपनी गुत्थी मोल गए हैं। आयल अमेरिका के पास में है, आयल रूस के पास में है, दोनों के पास में। चीन के पास भी अपना लगभग सब कुछ स्वयं का है, बाकी वो एडजस्ट कर लेता है, अफ्रीका से थोड़ा बहुत ले लेता है। अफ्रीका एक तरीके से उसकी कॉलोनी बन चुका है, बनता जा रहा है। इंडिया को क्या करना है? इंडिया, अब इतने बड़े कूटनीतिक तो हम नहीं, लेकिन इंडिया इस समय जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, और ये डिसीजन मेकिंग बिल्कुल सही थी। आप न्यूट्रल रहें और यूक्रेन को भी समर्थन ना दें, लेकिन एक तरीके से रूस को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन और रूस इस बात को मान भी रहा है, और इसका भविष्य में भारत को फ़ायदा भी मिलेगा। अमेरिका के साथ जाने में कोई फ़ायदा मुझको तो नहीं दिख रहा है। अगर इंडिया, तब तक फ़ायदा है जब तक आप अपने कोई सर्वर स्वयं गूगल, यूट्यूब और ये सर्वर स्वयं माइक्रोसॉफ्ट स्वयं नहीं बना लेते, तब तक फ़ायदा है। अगर ये आप बना लेते हैं या रशिया चाइना की मदद से आप कर लेते हैं तो बढ़िया। चाइना की मदद से ज़रूरी, चाइना के साथ होने का ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान आपका दोस्त हो जाएगा या दुश्मन, आप मजबूर हो जाएंगे पाकिस्तान से हाथ मिलाने को, वो एक अलग विषय है। वृहद परिप्रेक्ष्य में इंडिया और चाइना लगभग अब मेरे ख्याल से करीब आएंगे। हालांकि चाइना फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, ये हम लोगों पे है उसको फ़ायदा ना उठाने दें। बात मैं यहाँ ख़त्म करूँगा कि अपने बच्चों को चाइनीज़ ज़रूर सिखाएं। चाइनीज़ में भविष्य है, आपके लिए भी फ़ायदा है, हमारे लिए भी फ़ायदा है, दुश्मन की हर बात जानने में फ़ायदा है। नमस्कार, हर महादेव।